चिराग पासवान इन दिनों नमक का जिक्र बार बार करते हैं, खाना पकाने के संदर्भ में नहीं, बिहार की राजनीति को लेकर। चिराग कहते हैं कि एनडीए में वे नमक के बराबर हैं। नमक है तभी स्वाद है, नमक के बिना खाने का क्या स्वाद। अभी तो वे एनडीए में नमक के रोल में हैं, लेकिन क्या पता इस विधानसभा चुनाव में वे प्रशांत किशोर के साथ नमक के रूप में खिचड़ी पकाने लगे। वैसे भी दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते हैं। बिहार में इसे लल्लो चप्पो भी कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। बिहार के चुनावी माहौल में चर्चा बड़ी तेज है कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान साथ आ सकते हैं, मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग एनडीए छोड़कर पीके के साथ जाने वाले हैं? राजनीति में कुछ भी संभव है। गठबंधन में रहते हुए भी चिराग की पार्टी के नेता समय समय पर अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भरते रहते हैं। प्रशांत किशोर तो पहले से ही बिहार की सभी 243 सीटों पर जनसुराज का उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। जहां तक मुझे याद है कि झारखंड राज्य बनने के बाद से पिछले 25 सालों में कोई भी बड़ी पार्टी अकेले सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी, चाहे बीजेपी हो या फिर आरजेडी या फिर जेडीयू या कांग्रेस। प्रशांत किशोर ने यह हिम्मत दिखाई है। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार ढूंढ लेना भी बड़ी चुनौती का काम है। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चिराग और प्रशांत किशोर बहुत अच्छे दोस्त हैं। कभी साथ नजर नहीं आते, पर तार दिल और दिमाग से जुड़े हैं। एक खास रिश्ता है दोनों में। कहा जाता है कि बीते दिनों दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई, वो एक बार नहीं, दो बार। कहा तो ये भी जाता है कि चिराग कई मुद्दों पर प्रशांत किशोर से राय मशविरा भी करते रहे हैं। वैसे भी बिहार की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो प्रशांत किशोर और चिराग पासवान को एक दूसरे की जरूरत है। जो चिराग के पास है वो पीके के पास नहीं, जो प्रशांत किशोर के पास है वो चिराग के पास नहीं। ऐसे में दोनों साथ आए तो फिर कमी खत्म हो जाएगी। प्रशांत के लिए चिराग दमदार चेहरा हो सकते हैं, बदले में पीके से बेहतर चिराग के लिए कौन इलेक्शन कैंपेन संभाल सकता है? चिराग पासवान और प्रशांत किशोर में एक और कॉमन बात है, वो है जात पात वाला मुद्दा। दोनों नेता अलग सोच की राजनीति करते हैं। चिराग का जिक्र आते ही प्रशांत किशोर कहते हैं कि नया लड़का है, वो भी कभी जाति धर्म की बात नहीं करता है। बिहार की राजनीति में उनका आना अच्छी बात है। उधर चिराग पासवान कहते हैं कि प्रशांत बिहार की राजनीति में एक ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। वे दूसरे नेताओं की तरह जात पात की राजनीति में नहीं पड़ते। अब क्या ये महज संयोग भर है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के मुद्दे मिलते जुलते हैं? बीजेपी के साथ रहकर भी वे नीतीश सरकार की खिंचाई से परहेज नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। मुजफ्फरपुर रेप कांड के बाद उन्होंने तो सीएम नीतीश को चिट्ठी लिख दी थी। पीके नया बिहार और नया रोजगार की बात करते हैं, तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की अभियान चलाए हुए हैं। प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का ये रिश्ता क्या कहलाता है, दोनों खुद बता रहे हैं। दोस्त तो फिर मेरे सारे जितने मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, बट अगर आप राजनीति में पूछेगा बिहार की राजनीति में, तो प्रशांत जी मेरे मित्र हैं। उनमें मुझे अच्छा ये लगता है कि जिस तरीके से एक नई सोच के साथ, एक नई राजनीति के साथ वो सामने आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि बिहारियों को जितने विकल्प मिले उतना अच्छा है। और मुझे लगता है वो भी जात पात धर्म मजहब से उठकर एक अच्छा विकल्प देने का प्रयास कर रहा है। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़ेंगे उनका निर्णय है। लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। हाल में एक इंटरव्यू में प्रशांत से पूछा गया कि तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान में अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो वे तपाक से बोले कि मुझे वोट देना होगा तो चिराग को दूंगा। भले ही चिराग कह रहे हैं कि अभी एनडीए में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन उनकी नज़र तो इसी कुर्सी पर है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के पास अपना कोई बेस वोट बैंक नहीं है। चिराग के पास करीब 5 से 6% वोट शेयर है। पिछली बार उनकी पार्टी 134 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। पीके और चिराग मिले तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के मुकाबले बिहार में एक तीसरे मोर्चे की एंट्री हो सकती है।
बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फार्मूला बना नहीं है। ऊपर से चिराग हर दिन इसमें नया मसाला लगा देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% था। वे इस बार भी इस ट्रेंड को बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि उन्हें बंटवारे में जो भी सीट मिले वो क्वालिटी की हो। क्या एनडीए से बाहर निकलने का चिराग कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हैं जिससे अपने दोस्त प्रशांत किशोर के पास जाने का रास्ता खुल जाए? फैसला तो बस चिराग को करना है कि क्या वे केंद्र में मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं। बिहार विधानसभा में किसी भी गठबंधन को बहुमत न मिलने की हालत में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। तो सवाल अब आपसे कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिले तो क्या बिहार की चुनावी हवा बदल सकती है? निकम्मा है, नाकारा है, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, इसे खड़ा होना सिखाया। ये व्यक्ति कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंक रहा है, मासूम चेहरा है, इसकी रगड़ाई होनी चाहिए। ये सारी बातें राजस्थान का मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने कही थी। तब गहलोत ने सचिन पायलट पर बीजेपी से मिलकर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। ये बात अब से करीब 5 साल पहले की, यानी साल 2020 की है। सचिन कांग्रेस के कुछ विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर चले गए थे। वे गहलोत को सीएम के पद से हटाना चाहते थे, पर गहलोत ने ऐसा माहौल बनाया कि पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तब सचिन के लोगों पर सरकार गिराने की साजिश का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट को क्लीन चिट दे दी। उन्हें भी इस केस में आरोपी बनाया गया था। एसओजी और एंटी करप्शन विंग ने मामला दर्ज किया था। मामले में भरत, मलानी और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अब जब अशोक गहलोत के सारे आरोप झूठे साबित हुए तो उन्होंने अपनी लाइन लेंथ ही बदल ली है। वे कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जांच एजेंसियों पर दबाव डालकर अपने मन की रिपोर्ट बनवाई है। वे अब भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद से सचिन पायलट की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वैसे इसी साल जुलाई के महीने में पायलट और गहलोत ने आपसी झगड़ा खत्म करने का ऐलान किया था। गौर करिएगा, ऐलान किया था। मन मिले या ना मिले कहा नहीं जा सकता। पायलट ने कहा था रात गई बात गई, पर एक बार जो तीर निकल गया सो तो निकल गया। पायलट जब अपने समर्थक विधायकों संग मानेसर चले गए थे तब मीडिया में एक ऑडियो टेप आया था। इस ऑडियो क्लिप के बहाने ये साबित करने की उन दिनों कोशिश की गई थी कि पायलट बीजेपी नेताओं संग मिल उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। टेप में पायलट की आवाज़ तो नहीं थी, पर आरोप है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ थी। तब ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा पर इसे लीक करने के आरोप लगे थे। आइए उनसे ही ये पूरा केस समझते हैं कि कैसे क्या हुआ था और उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं अपने मन की बात बताई थी। मीडिया को सारी की सारी जानकारी मैंने ही दी क्योंकि मुझे कहा गया था। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ओएसडी था और चूंकि मैं मीडिया देखता था, इसलिए जब उन्होंने मुझे अपने सरकारी निवास पर बुलाया और बुला के एक पेन ड्राइव दिया, पेन ड्राइव देकर ये कहा कि इसमें जो भी है वो आपको मीडिया को भेजना है, तो मैंने तत्काल उनकी आदेशों की पालना करते हुए अपने जो उन्होंने डायरेक्शंस दिए थे उनकी पालना में जो कुछ भी उस ऑडियो क्लिप में था या जो मुझे पेन ड्राइव में ऑडियोज दिए गए थे उन्हें मैंने अपने मोबाइल फोन से मीडिया के साथियों का जो ग्रुप बना हुआ है उसको फॉरवर्ड कर दिया था। जो सवाल आप कर रहे हैं या जो जनता मुझसे पूछना चाहती है कि आपने उस वक्त में क्यों नहीं कहा, देखिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ी ताकत रखता है। मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो इस प्रदेश के गृह मंत्री भी थे और जैसे का उनका जो पुराना इतिहास रहा है, जो मैं उन्हें बहुत नजदीक से जानता हूं कि वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनको अपने स्वयं के खिलाफ कुछ भी होता हुआ नजर आता है या उन्हें अगर किसी से खतरा महसूस होता है तो वो उसे किस कदर ठिकाने लगाते हैं राजस्थान के इतिहास में हर व्यक्ति जानता है। चाहे वो परसराम मदेरणा जी रहे हों, शीशराम ओला जी रहे हों या प्रदेश के दिग्गज नेता पंडित नवल किशोर शर्मा रहे हों, उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया। तो मैं तो उनके चरित्र और व्यक्तित्व से वाकिफ था ना कि अगर इस समय मैंने जरा भी कोई ऐसा कदम उठाया तो मेरा क्या हश्र होगा। पूरी पुलिस उनकी, एसओजी उनकी, एसीबी उनकी, मेरे और मेरे परिवार को कहां नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से आज मैं आपके साथ जूम पे बात कर रहा हूं, मैं आपको मिलता ही नहीं। जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपने बचाव के लिए मैंने ये सच सार्वजनिक किया, मीडिया के माध्यम से किया और मैं सबूतों के किया। ऐसा नहीं कि मैंने कोई कोरी बातें की हों, जैसे कि आज वो रटे रटाए आरोप लगाते हैं कि अमित शाह शामिल थे, धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे, गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल थे मेरी सरकार को गिराने में, और मेरे पास सबूत हैं।
अरे सबूत होते तो जैसे लोकेश शर्मा ने जाकर क्राइम ब्रांच को सबूत सौंपे, आप भी प्रदेश की जनता के सामने और जांच एजेंसियों को सबूत देते कि ये लोग मेरी सरकार को गिराना चाहते थे। आपके पास कुछ नहीं है, कोरे आरोप हैं। आप स्वयं अपनी कुर्सी पर बने रहना चाहते थे। आपका एकमात्र उद्देश्य था, चाहे सचिन पायलट को बदनाम करने का उद्देश्य रहा हो या सचिन पायलट के साथ बीजेपी को इन्वॉल्व करके आप उनकी छवि को खराब करके आला कमान को ये संदेश देना चाहते हो कि अब कांग्रेस पार्टी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अब चलते चलते बात यूपी की। यूपी में भी एक सीनियर मंत्री की, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी करीबी समझा जाता है, और गृह मंत्री अमित शाह का भी। दिल्ली और लखनऊ बीजेपी में बैलेंस बना रखा है, वो भी अद्भुत तरीके से इन मंत्री जी ने। मंत्री जी को रात का राजा कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि रात भर जगकर काम करने की आदत है उनकी। बीते कुछ महीनों से वे अपने विभाग के कमिश्नर से परेशान थे। मंत्री जी कहें पूरब तो आईएएस अधिकारी कहें पश्चिम। मंत्री जी एक महिला आईएएस को उनकी जगह पोस्टिंग कराने में जुटे थे। जुगाड़ उन्होंने पूरा लगा रखा था, पर ट्रांसफर की लिस्ट आई तो मंत्री जी ने माथा पकड़ लिया। पोस्टिंग तो महिला आईएएस की ही हुई, लेकिन जिसकी वो चाहते थे उनकी नहीं। मंत्री जी का नाम है दया शंकर सिंह। आज की राजधानी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड बताइएगा कमेंट बॉक्स में, या फिर rajdhani@lallantop.com पर। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।